हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, या जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर की संरचना। अब ये जो आपका लेक्चर है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर आपके कंप्यूटर के सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में आपने पहले से पता है आपको। सीपीयू को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होनी है उसका ये एक सेंट्रल पार्ट है, यानी कि मेन जो प्रोसेसिंग होती है पूरे कंप्यूटर में वो आपके सीपीयू के अंदर ही होती है। अब देखो, स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन रहता है सीपीयू को लेके, कि ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जो इस तरह का बॉक्स होता है हमारे कंप्यूटर में, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट या फिर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो ये कैबिनेट को ही वो सीपीयू समझ लेते हैं। लेकिन दरअसल सीपीयू ये नहीं है। सीपीयू क्या है आपका? कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है जिसको आमतौर पर हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जिसको आमतौर पर हम प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे इंटेल का कोर i7 यहाँ पे दिख रहा है इसको, इसी तरह से आपको जिनोन प्रोसेसर दिख रहा है इंटेल का। और भी इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, एएमडी के प्रोसेसर है, राइजन के प्रोसेसर है। ये सारे जिसको आप प्रोसेसर के नाम से जानते हो, दरअसल यही आपका सीपीयू है। ये जो बॉक्स है या जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, ये आपका सीपीयू नहीं है। सीपीयू के आपके मदरबोर्ड पे एक चिप लगी है जिसको आप प्रोसेसर बोलते हैं, दरअसल वही आपका सीपीयू है। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपके जो सीपीयू है वो दिखते हैं। अब देखो, एक छोटा सा डिफरेंस याद रखो आप, कि जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसमें क्या होता था कि एक स्पेस जहाँ पे सीपीयू को लगाने का, जिसको आप सीपीयू सॉकेट बोलते हैं, वहाँ पे सीपीयू को रखा, फिर चारों तरफ से यहाँ पे क्लिप्स होती थी। इन क्लिप्स को यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे सॉकेट लगा होता है सीपीयू को वहाँ पे प्लेस करने का, वो वहाँ पे एक तरह से ज्वाइंट हो जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है परमानेंटली। और जैसे ही आप इसको इसके ऊपर सीपीयू लगाएंगे वो इससे परमानेंटली फिक्स हो जाएगा और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो पुराना वाला होता था उसमें सोल्डिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता था। सोल्डिंग वाला जो मेथड है उसको वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। हालांकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन बस ऐसी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो पहले के चिप्स होती थी उसको ऐसे सोल्डिंग करके और क्लिप्स लगा के यहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब जो नई चिप्स आती हैं उसको परमानेंटली वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जैसे इसके ऊपर आप रखेंगे वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। अब देखो, सीपीयू के बारे में कुछ कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है या इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो एग्जाम में आती है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सीपीयू जो है वो एक तरह का आपका आईसी चिप है। सीपीयू जो है वो एक तरह का आपका आईसी चिप है। अब आईसी चिप ये कौन से टाइप का आईसी चिप है? तो जो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलग अलग तरह के जो कैटेगरीज थी आईसी चिप्स की, वो मैंने आपको बताई थी। तो जो सीपीयू है, जो सीपीयू है वो आपका VLSIC, VLSIC, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का चिप की कैटेगरी की बात करें तो इसको बोलेंगे VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगर इसके सिस्टम की बात करें तो ये बोलेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो इसकी फुल फॉर्म जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो ये आपकी VLSIC इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो, जो आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के कुछ सिनोनिम्स होते हैं। सीपीयू के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि सीपीयू को और भी बहुत सारे कई नामों से जाना जाता है, और ये नाम जो है एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। जो सिनोनिम्स हैं इसको भी आपको याद रखना है। देखो, एक सिनोनिम तो इसका काफ़ी फेमस आपने सुना होगा, कि जो सीपीयू होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। तो ये आपको याद रखना है। जो सीपीयू है इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो सारी प्रोसेसिंग है, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो सारी प्रोसेसिंग है वो दिमाग करता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो सारी प्रोसेसिंग है वो ब्रेन करता है, यानी कि सीपीयू को सॉरी, कंप्यूटर के अंदर जो सारी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू करता है, इसलिए सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है, सीपीयू को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। आमतौर पर आपने यही नाम सुना होगा। तो प्रोसेसर जो है वो कुछ और नहीं है, वो सीपीयू ही है। नेक्स्ट इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आजकल जो प्रोसेसर होते हैं उसके साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसको हम
माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं। अगर कहीं आपको माइक्रो चिप लिखा हो तो इसका मतलब आपको समझ जाना है यहाँ पे सीपीयू की बात चल रही है। इसके अलावा इसको चाहे तो आप लॉजिक चिप भी बोल सकते हो। जो लॉजिक चिप है वो भी आपको सीपीयू का ही नाम होता है, सीपीयू को लॉजिक चिप भी कहा जा सकता है। तो ये बेसिकली आपके जो सिनोनिम्स है एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखो बेसिक, अगर सीपीयू के बारे में बात करें तो बेसिक प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के अंदर होती कैसे है। तो देखो ये मान लो आपका सीपीयू है, ये मान लिया आपका सीपीयू है। अब इस सीपीयू के अंदर कुछ इनपुट आएगा, तो ये मान लिया सीपीयू के अंदर आपका इनपुट आ रहा है, ये सीपीयू के अंदर आपका इनपुट आ रहा है। हिंदी में इनपुट को बोलते हैं हम आगत। तो ये सीपीयू के अंदर आपका इनपुट आ रहा है। अब ये इनपुट आएगा और यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा, तो ये आपको मान लो आउटपुट हो गया। आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर आपका इनपुट आया और सीपीयू से आउटपुट निकला, लेकिन आउटपुट निकालने के लिए सीपीयू को कुछ काम करना होगा। तो जो सीपीयू काम करेगा उसी को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग, और इसको पी से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करने का। प्रोसेसिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं निष्पादन क्रिया। निष्पादन क्रिया, ठीक है। तो सीपीयू के पास कुछ इनपुट आएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट रिलीज करेगा। ये आउटपुट जो है फिर आगे जाके आपकी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर विजिबल होगा। अब देखो ये सीपीयू के पास जो इनपुट आता है वो इनपुट आता कहाँ से, तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी यानी कि जो आपकी रैम होती है, वहाँ से सीपीयू के पास जो है वो इनपुट आता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है। अब कुछ और चीज़ें जो बेसिक टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ सीपीयू पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है सीपीयू का मैन्युफैक्चरर है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू निर्माता कंपनीज। तो देखो बहुत सारे नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे एक नाम है इंटेल, इसके i3 i5 i7 इस तरह से प्रोसेसर आते हैं। इसी तरह से एक नाम और है AMD, ये भी आपने सुना होगा। और इसी तरह से एक नाम और है राइजन। तो ये कुछ जो आपकी प्रोसेसिंग कंपनी है। अब देखो प्रोसेसर के मामले में एक और वर्ड आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं हम कोर। कोर वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा ड्यूल कोर। इसी तरह से आपने सुना होगा ऑक्टा कोर, या फिर क्वाड कोर आपने सुना होगा, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर कहीं आपने सुना हो या ना सुना हो, आपने मोबाइल फ़ोन लेते टाइम सुना होगा कि इस फ़ोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ड्यूल कोर का मतलब है कि इसके अंदर 2 कोर हैं, क्वाड कोर का मतलब है इसके अंदर 4 कोर्स हैं, और ऑक्टा कोर का मतलब है इसके अंदर 8 कोर्स हैं। ठीक है, अब ये कोर्स की ज़रूरत क्या पड़ रही है, तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट समझो कि एक किसी कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग कर रहा है आपका चिप, यानी कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। अब हमें कंप्यूटर्स को और फास्ट बनाना है, तो फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक कोई काम है, पर्टिकुलर काम है, वो एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति जो है वो 10 घंटे में कर लेता है। तो अब मैं बोलूँ कि इस काम को मुझे और जल्दी करवाना, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक व्यक्ति की जगह यहाँ पे 2 व्यक्तियों को काम पे लगाओ, तो वो काम जो है 10 घंटे की जगह 5 घंटे में हो जाएगा। अगर 10 व्यक्ति को लगा देंगे तो वो 1 घंटे में ही काम हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि अगर किसी काम को करने की स्पीड को हमें बढ़ाना है तो वहाँ पे जो ज़्यादा रिसोर्सेज है वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो मान लो अगर हमें कोई कंप्यूटर है उसकी स्पीड को, उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करना है, तो उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि एक से ज़्यादा सीपीयूज़ लगाएं। अब देखो कंप्यूटर के अंदर स्पेस होता है लिमिटेड, अब एक से ज़्यादा सीपीयू अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पे स्पेस जो है और ऑक्यूपाइड होता रहेगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या हमारे जो कंप्यूटिंग गैजेट्स हैं वो बड़े होते जाएंगे। फ़ोन तो कभी आ ही नहीं पाता इस तरह से कि अगर हम एक के बाद एक बहुत सारे सीपीयू लगाते जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें स्पेस कम लगाना पड़े, यानी कि जो हमारा गैजेट है उसका साइज़ छोटा होता जाए और उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ होता जाए। तो इसके लिए हमने एक युक्ति निकाली है कि यहाँ पे मेथड निकाला कि हम क्या करेंगे, प्रोसेसर एक के बाद एक नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि एक यहाँ पे प्रोसेसर है फिर दूसरा प्रोसेसर लगा दिया फिर तीसरा लगा दिया, इससे तो कंप्यूटर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। हम क्या करेंगे
हम एक ही चिप के अंदर मल्टीपल कोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे एक चिप के अंदर हमने 2 कोर लगा दी, तो इसका मतलब क्या है, हर एक कोर जो है वो अलग से एक सीपीयू की तरह काम करेगा, यानी कि एक इस सिंगल सीपीयू के अंदर 2 सीपीयू की पावर की तरह ये काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर आपका ये सीपीयू है। अब देखो, जो आपके जनरल कंप्यूटर होता है उसके अंदर आपको एक ही सीपीयू मिलेगा। अगर कोई सुपर कंप्यूटर तो हो सकता है उसके अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू हो, लेकिन नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर आपको एक ही सीपीयू मिलेगा, और उस सीपीयू के अंदर जो कोर्स होंगे वो आपको मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, इसके अंदर आपको 4 कोर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका कोर 1 हो गया, कोर 2 हो गया, कोर 3 हो गया, और ये कोर 5 हो गया। तो इस तरह से 4 कोर होंगे, और ये चारों के चारों कोर जो हैं अलग से एक सीपीयू की तरह काम करेंगे, यानी कि इस सीपीयू के अंदर 4 सीपीयू की पावर होगी, क्योंकि इसके पास चार चार कोर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीपीयू है वो एक क्वाड कोर सीपीयू है, इसके अंदर 4 कोर मौजूद हैं। इसी तरह से आपने अगर मोबाइल लेने गए हो तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आपके पास जो ये मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर है, यानी कि 8 कोर्स उसमें 8 प्रोसेसर की 8 सीपीयू की पावर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, सीपीयू की जब हम बात करते हैं तो सीपीयू का अगर आपने कहीं नाम देखा हो, अगर एग्जांपल देखें तो सीपीयू का, तो आपको नाम कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। जैसे मैं लिख के आपको बताता हूँ, 2.4 गीगा हर्ट्स, ऑक्टा कोर, माइक्रो प्रोसेसर, मान लीजिए कोर i5। तो इस तरह के आपको लंबे चौड़े नाम देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो अगर 2.4 का मतलब क्या है, ये तो इसकी स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो नंबर है। गीगा हर्ट्स का मतलब क्या है, गीगा हर्ट्स का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से। गीगा हर्ट्स का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई सीपीयू जो है उसके पास डेटा आ रहा है और वो इसको प्रोसेस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको हम शो करते हैं गीगा हर्ट्स से। तो यहाँ पे ऑक्टा कोर लिखा हुआ है। ऑक्टा कोर का मतलब क्या है कि इस प्रोसेसर के अंदर, इस सीपीयू के अंदर आपके 8 कोर्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कुछ नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब एक तरह से सीपीयू है, सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं। और i5 जो है, i5 क्या है, i5 आपका प्रोसेसर का वर्जन है। ठीक है, तो अगर कोई आप सीपीयू का नाम देखें या किसी प्रोसेसर का नाम देखें तो उस तरह से इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि इस वजह से इसका नाम इतना लंबा है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, वेरियस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको ये शो करता है, ताकि नाम से हमें पता लग जाए कि ये जो प्रोसेसर है इसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है। इसके अलावा जब भी हम देखो प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करें, किसी डाटा को हम प्रोसेस करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को बोला जाता है वर्ड लेंथ। कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को बोला जाता है वर्ड लेंथ, या इसको हम वर्ड साइज भी बोल सकते हैं, वर्ड साइज। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड साइज होता है वो डिफरेंट साइजेस का हो सकता है, जैसे कि 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है, इसी तरह से 32 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है। ठीक है, तो आप जब देखने जाओगे तो आपने देखा होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट पे काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट पे काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो बिट का मतलब क्या है कि वहाँ की जो वर्ड लेंथ है, ये वर्ड का जो साइज़ है, वो एक वर्ड का साइज़ कितना है। एक वर्ड का साइज़ अगर वहाँ पे 4 बिट है तो इसका मतलब है 4 बिट का सॉफ्टवेयर या 4 बिट का सीपीयू या कंप्यूटर है। 8 बिट है तो 8 बिट का वो कंप्यूटर हो जाएगा। इसी तरह से 32 बिट, 64 बिट जो है इस तरह से काम करते हैं। तो ये बिट का मतलब आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं जो सीपीयू का सबसे लास्ट पार्ट रह गया, जो सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखो, सीपीयू की बात करें तो ये आपका इस तरह से कुछ सीपीयू होता है। इस सीपीयू के आपके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो होता है आपका ए एल यू। ए एल यू, इसका मतलब क्या होता है, ए एल की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
ये होता है आपका ALU। फिर आपका होता है CU। CU क्या होता है? CU होता है आपका कंट्रोल यूनिट। CU होता है आपका कंट्रोल यूनिट। फिर आपका होता है MU। MU क्या होता है? MU होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। तो आपका जो CPU होता है उसका मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, और इन 3 पार्ट्स की जो कुछ बेसिक डिटेल्स है वो हमें कवर करनी है, तो CPU हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ALU की। ALU। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो ALU का काम क्या होता है? तो ALU का मेन काम होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना, अंक गणितीय गणना करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना जो मेन काम होता है वो ALU का होता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन से मतलब क्या है? इस तरह के जो वर्क होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो वर्क होते हैं उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन। और ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने का काम जो होता है वो CPU के अंदर ALU का होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट है आपका CU। अब देखो CU का यहाँ पे क्या काम है? CU है आपका कंट्रोल यूनिट। तो देखो जिस तरह से पूरे कंप्यूटर के अंदर जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर के अंदर होती है, और प्रोसेसर के अंदर भी बात करें तो मेन जो आपको एक तरह से जो कंट्रोल होता है पूरे प्रोसेसर का वो इसके पास होता है, CU के पास, यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास। तो आप बोल सकते हो एक तरह से ये मेन सर्कुलेटरी बोर्ड ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो मेन सर्कुलेटरी काम करती है वो आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर ही होती है, या इसको हम हिंदी में नियंत्रण इकाई भी बोल सकते हैं। तो जो CU का मेन काम है वो है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द मेन सर्कुलेटरी ऑफ कंप्यूटर that directs the operation of CPU। ठीक है, यानी कि CPU के अंदर जो भी ऑपरेशंस होने हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो CU से जाती है, यानी कंट्रोल यूनिट से जाती है, और ये आपके कंप्यूटर का मेन सर्कुलेटरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो CU है, कंट्रोल यूनिट है, उसके फंक्शन कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो CU का है, तो इसके फंक्शन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आपको याद रखना है। फंक्शंस यानी CU काम क्या करता है? तो देखो CU के मेन 3 काम होते हैं, कंट्रोल यूनिट के 3 काम होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन को रीड करना, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, और तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो ये 3 मेन काम होते हैं, इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला होता है रीड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। पहला होता है रीड इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होता है इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट करना यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको समझना, और तीसरा होता है एग्जीक्यूट, यानी कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेज देना। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये थोड़ा सी अलग बन गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस है। यानी कि जो CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके मेन 3 काम होते हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो ये आपका CU हो गया। लास्ट है आपका MU, यानी कि मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी यूनिट, अगर कोई आपसे पूछे कि मेमोरी यूनिट होती क्या है, तो मेमोरी यूनिट्स होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये पूछो आप कि ये सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या है, तो इसमें रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। रजिस्टर क्या होता है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड और आ गया, ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो ये फ्लिप फ्लॉप को समझो, फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें तो ये आपका सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट,
ये है सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट। अब देखो ये जो सिंगल बिट है इसका मतलब क्या है। तो सिंगल बिट की अगर बात करें तो देखो कंप्यूटर में आपको पता है बिट सिस्टम काम कर रहा होता है, और सिंगल बिट को यहाँ पे हम दो तरह से बोल सकते हैं कि दो तरह से बिट हो सकती है। एक तो अगर आपकी बिट है वो जीरो है तो इसको हम बोलेंगे वन बिट, वन बिट। इसी तरह से अगर मान लो ये जो बिट है आपकी वो वन है तो ये भी आपकी वन बिट होगी, ठीक है। तो ये जो जीरो या वन जो कंप्यूटर में काम कर रहा होता है उसी को हम बोलते हैं सिंगल बिट। इस सिंगल बिट को स्टोर करने की जो यूनिट होती है, इस सिंगल बिट को स्टोर करने की जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं हम सेट रजिस्टर, और वही आपका होता है एमयू, ठीक है। तो एमयू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होती है, उसकी डिटेल्स जो है, फ्लिप फ्लॉप की डिटेल्स जो हैं, इसके अलावा सिंगल बिट बिट जो होता है इसकी डिटेल्स क्या है, फिर इसके आगे लॉजिक गेट्स वगैरह भी होते हैं। तो उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका मेन हो गया है सीपीयू कंप्लीट। सीपीयू के अंदर इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एसएमपीएस को बोलते हैं हम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये होता है आपका एसएमपीएस। अब देखो ये जो एसएमपीएस है ना, इनको वैसे तो फुल फॉर्म इसकी स्विच मोड पावर सप्लाई है, लेकिन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसकी जो फुल फॉर्म है इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी बोल दिया जाता है। जैसे एक इसको बोलते हैं स्विच मोड रेगुलेटर, इसको हम स्विच्ड मोड रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर और शॉर्ट में करना हो तो इसको हम स्विचर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एसएमपीएस के ही नाम है। फुल फॉर्म है इसकी स्विच मोड पावर सप्लाई, लेकिन स्विच मोड रेगुलेटर या स्विचर जो है वो भी आपको एसएमपीएस को ही बोलते हैं। एसएमपीएस मैंने पहले आपको दिखाया हुआ, आपको इस तरह का कुछ कंप्यूटर के अंदर आपका एसएमपीएस दिखता है। और अगर लैपटॉप के अंदर बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपने देखा होगा वायर जा रही होगी, और वायर के बीच में इस तरह से आपको सेक्शन मिलता है, और उसके आगे फिर और वायर जा रही है। तो ये बीच में जो होता है इसको हम एसएमपीएस ही बोलते हैं। ये भी आपका एसएमपीएस की तरह ही काम करता है। बाकी अगर नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर देखें, जो बॉक्स वाला कंप्यूटर होता है, तो उसके अंदर जो एसएमपीएस होता है वो इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एसएमपीएस है इसका काम क्या होता है, जो एसएमपीएस है इसका मेनली काम क्या है, तो देखो इसका मेन ये काम है कि कोई भी आपका कंप्यूटर है, या मान लो आपका एसएमपीएस है, ये मान लो आपका एसएमपीएस है, ठीक है। तो एसएमपीएस का काम क्या होता है, एसएमपीएस के पास जो है एक करंट आ रहा होता है जिसको बोलते हैं हम एसी करंट, ठीक है। तो बेसिक आप ये समझो कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसके अंदर जो पावर सप्लाई चाहिए होती है वो डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, और उसका वोल्टेज काफ़ी लो होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो प्रोसेसर होते हैं वो 5 वोल्ट से मैक्सिमम 5 वोल्ट तक पावर लेते हैं, और आजकल जो मॉडर्न प्रोसेसर है वो तो 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट पे भी चलते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको हमें डायरेक्ट करंट चाहिए, यानी डीसी करंट चाहिए, और डीसी करंट भी काफ़ी लो वोल्टेज का चाहिए। लेकिन हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, और उसका वोल्टेज जो है काफ़ी हाई होता है, 220-240 वोल्ट के आसपास का करंट होता है। तो इतना जो हाई वोल्टेज का एसी करंट है उससे हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, या उससे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो एसएमपीएस का मेन काम यही है कि जो एसी करंट आ रहा है, हाई वोल्टेज का जो एसी करंट आ रहा है, उसको कन्वर्ट करना है लो वोल्टेज के डीसी करंट में, ताकि उससे हम जो पावर है वो कंप्यूटर को दे सके और कंप्यूटर आगे अपना काम कर सके। तो एसएमपीएस के पास क्या आएगा, एसएमपीएस के पास आएगा एसी करंट, एसएमपीएस के पास आएगा एसी। एसी को क्या बोलते हैं, एसी को यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ अल्टरनेटिंग करंट। एसी होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो एसएमपीएस के पास एसी आता है, और एसएमपीएस इसको क्या करता है, इस एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट में, डीसी की यानी कि डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट
करंट। ठीक है, अभी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये क्या होता है, ये काफ़ी हाई वोल्टेज का होता है। ये करंट जो है वो हाई वोल्टेज का होता है। लेकिन जो है डीसी करंट जो एसएमपीएस यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है ये लो वोल्टेज का होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा पीसी होता है, उसको हमें लो वोल्टेज की डीसी करंट की ज़रूरत होती है। तो ये एसएमपीएस ने क्या किया, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया और ये चला गया हमारे पर्सनल कंप्यूटर के पास, हमारे पीसी के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन काम होता है आपका एसएमपीएस का। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और आपको पढ़ना है, यूपीएस। यूपीएस के बारे में आपने सुना होगा। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड, सॉरी ये गलत होगी स्पेलिंग, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यानी कि पावर सप्लाई में जो इंटरप्शन होती है उसको रोकने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। हालांकि जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है वो ज़्यादा फेमस है, लोगों को लगता है कि वही इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन जो आपको पता होगा, जैसे मेन आपको ये लगता होगा कि जो यूपीएस है उसका मेन काम ये है कि ये पावर बैकअप है, कि मान लो अगर कभी लाइट चली गई तो यूपीएस के अंदर बैटरी होगी, उससे जो है हम अपना वर्क जो है सेव कर पाएंगे, वो वर्क जो है वो वहाँ पे इरेज नहीं होगा। लेकिन ये जो है यूपीएस का सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन यूपीएस का थोड़ा अलग है। अब देखो, पहले मैं यूपीएस समझा देता हूँ आपको होता किस तरह से। तो ये मान लो ये आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर के नीचे ये मान लो आपका कीबोर्ड है, और ये मान लो आपका माउस है, और ये आपका कैबिनेट है। अब सारी चीज़ आपकी कैबिनेट से कनेक्टेड होती हैं और इसी से आपका यूपीएस भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यूपीएस को लगाना कंपलसरी नहीं है। तो यूपीएस का मैं अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ये लगाता क्यों है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन, देखो इसका प्राइमरी फंक्शन है सर्ज प्रोटेक्शन। यूपीएस का प्राइमरी फंक्शन है सर्ज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, अब सर्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्ज का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन, यानी कि सीधा मतलब इसका निकालें तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे या फिर गांव के साइड अभी भी क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कई जो आपके बल्ब होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा रोशनी देने लग जाते हैं, कई बार उसकी रोशनी जो है थोड़ी डिम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हमें कोई सर्ज प्रोटेक्शन वाला डिवाइस चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर वो जो सर्ज प्रोटेक्शन है उसका काम करता है यूपीएस। यानी कि यूपीएस का मेन काम क्या है कि अलग अगर वोल्टेज में वहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है तो उसको आपको रोकना है, और वहाँ पे हमें सर्ज प्रोटेक्शन करनी है। तो ये यूपीएस का मेन प्राइमरी फंक्शन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन है उसको रोकना है। लेकिन इसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी है और वो यही ज़्यादा फेमस है, तो इसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है इसका पावर बैकअप। पावर बैकअप, यानी कि मेन आपको फंक्शन यही पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर मान लो आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से लाइट चली गई, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे थे हो सकता है वो वर्क जो है इरेज हो जाए, या हो सकता है कि आपकी जो विंडो सिस्टम है वो भी एक तरह से करप्ट हो जाए। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो यूपीएस होता है उसके अंदर थोड़ी एक बैटरी होती है, पावर बैकअप होता है, ताकि अगर लाइट चली जाती है तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम सेव कर सकें, ताकि वो काम हमारा इरेज ना हो, या फिर हमारी जो विंडो है वो करप्ट ना हो, विंडो वहाँ पे उसमें कोई खराबी ना है। तो इस तरह से जो यूपीएस है वो एक तरह से पावर बैकअप का भी काम करता है। तो ये लेकिन ये जो है इसका एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन जो है उसका सर्ज प्रोटेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो रही है उससे कंप्यूटर को बचा के रखना ही यूपीएस का काम है। तो ये आपका मेन जो आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या कहें कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें रह गई, जैसे हार्ड डिस्क है आपका। अब हार्ड डिस्क को हमने यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि इसको हम जब कंप्यूटर हार्डवेयर के सेक्शन में पढ़ेंगे
तो कंप्यूटर हार्डवेयर में एक सेक्शन आएगा स्टोरेज डिवाइसेस का, तो वहाँ पे हम हार्ड डिस्क को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन आपका जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम जो अगला टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।